नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदलेगी, बल्कि आपको खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया भी देगी। जी हाँ, आज हम लियोनार्ड म्लोडिनोव की शानदार किताब सबलिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण और मामूली फैसले कैसे लेते हैं? क्या हम हमेशा सोच समझकर, तथ्यों को अच्छी तरह से तोलकर निर्णय लेते हैं, या फिर कोई और ऐसी शक्ति है जो पर्दे के पीछे से हमें चलाती है? इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे हर व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये मन जो चुपचाप बिना बताए हमारी जिंदगी के अहम फैसले लेता है, हमें अजीब और कभी-कभी बिना तर्क वाली चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जीवन के कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हम 13 विचारों पर और गहराई से बात करेंगे जो इस किताब का सार है। विचार 1, सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन के रहस्यों को समझने की कोशिश की है, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। 1700 के दशक में इमैनुएल कांट ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि हमारा मन वास्तविकताओं को वैसे ही अनुभव नहीं करता जैसे वे हैं, बल्कि अपनी व्याख्या के अनुसार एक नई वास्तविकता का निर्माण करता है। यह विचार हमारे देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। फिर 1900 में सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन की एक जटिल व्याख्या दी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन विवादों से भी भरी हुई थी। फ्रायड ने कहा कि नकारात्मक आकर्षण और दर्दनाक यादों के कारण अवचेतन मन अक्सर असामान्य और अस्वस्थ हो जाता है। फ्रायड ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बाद में और भी अधिक गहरी समझ प्रदान की है। लेकिन उस समय अवचेतन मन के रहस्यों को उजागर करना एक कठिन कार्य था, क्योंकि शोध के लिए उपकरण इतने उन्नत नहीं थे। इसीलिए बाद में शोधकर्ता दूसरे क्षेत्रों में चले गए, जैसे कि व्यवहारवाद, और कई वैज्ञानिकों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि इंसान जानवरों की तरह हैं, जिनमें कंप्यूटर की तरह जटिल लेकिन समझने योग्य दिमाग होता है। ये विचार हमारे समझने के तरीके को सरल बनाते हैं, लेकिन मस्तिष्क की जटिलताओं को अनदेखा करते हैं। 1980 के दशक तक नई तकनीकों के विकास ने एक बार फिर अवचेतन मन में हमारी रुचि को जगा दिया। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नामक तकनीक ने न्यूरोसाइंटिस्टों को दिमाग के रक्त प्रवाह में बदलाव और संरचना को स्कैन करने में सक्षम बनाया, जो मस्तिष्क गतिविधि की जांच में क्रांति लेकर आया। आधुनिक विज्ञान की प्रगति के कारण अब हम अवचेतन के प्रभाव को अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। इस जानकारी से हमें अवचेतन को समझने में बहुत मदद मिली है, और हम यह भी जानते हैं कि यह हमारे व्यवहार को कितना प्रभावित करता है। इससे हम दिमाग की 3 परतों के बारे में जानते हैं: रेप्टाइल, लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स। विचार 2, अवचेतन मन हमारी इंद्रियों से कच्चा डेटा इकट्ठा करता है, जैसे कि देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और महसूस करने से, और फिर उसे हमारे सचेत मन के लिए एक छोटे और सारांशित रूप में परिवर्तित करता है। यह मन उस डेटा को लगातार प्रोसेस करता रहता है और हमारे लिए एक सुसंगत तस्वीर बनाने का प्रयास करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई प्रकार की जानकारी को एकीकृत किया जाता है ताकि हम दुनिया को समझ सकें। अगर आपको कोई तेज धमाका सुनाई देता है, तो संभावना है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आपका अवचेतन मन किसी खतरे को महसूस करता है, तो यह आपको खतरे से बचाने के लिए स्वचालित रूप से काम करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमारा सचेत मन इसमें शामिल भी नहीं होता है। यह अवचेतन जागरूकता हमारे पूर्वजों में सचेत जागरूकता से बहुत पहले विकसित हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य हमें जीवित रखना, संभावित खतरों से बचना, भोजन और साथियों की तलाश करना था, जो हमारे विकासवादी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवचेतन मन इस डेटा को हमारी सभी इंद्रियों से इकट्ठा करता है और इसका इस्तेमाल हमें सुरक्षित रखने और हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को सरल बनाने के लिए करता है। इसका एक बड़ा उदाहरण प्रकाश है। आंखों से मिली रोशनी का इस्तेमाल करके जो भी हम देखते हैं, उसे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में पहुंचाया और संसाधित किया जाता है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन जब लोगों का विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है, तब भी अवचेतन मन चीजों को छूकर
या अन्य इंद्रियों के माध्यम से पहचानने में हमारी मदद करता है, जिसे ब्लाइंड साइट कहा जाता है। यह बताता है कि हमारा मस्तिष्क कितना अनुकूलनीय और बहुमुखी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे स्ट्रोक हुआ था और वह अंधा हो गया था, उसके दिमाग के दोनों विजुअल हेमिस्फेयर क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिर भी उसकी आंखों में रोशनी सामान्य रूप से आ रही थी और उसका अवचेतन मन अभी भी इसका इस्तेमाल करने में सक्षम था। शोधकर्ताओं ने पाया कि वह व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता था कि उसे दिखाया गया चेहरा खुश है या गुस्से में, जो कि अवचेतन प्रसंस्करण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन इंद्रियों से जो जानकारी प्राप्त करता है वह अपूर्ण होती है। इसे एक सुसंगत और सार्थक कहानी में बदलने के लिए हमारा सचेत मन भी शामिल होता है। अवचेतन मन सभी कच्ची सूचनाओं को लेता है और उन्हें फिल्टर करता है, फिर सचेत मन उनके आधार पर निर्णय लेता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दोनों मन एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी दोनों आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां कोशिकाएं आंख को दिमाग से जोड़ती हैं। हमारी आंखें भी हर सेकंड कई बार अनजाने में इधर उधर झटके मारती हैं, जिसे स्कैड्स कहते हैं। लेकिन अवचेतन मन देखी गई चीजों की एक स्पष्ट छवि बनाने के लिए दोनों आंखों से दी गई जानकारी को इकट्ठा करके पुरानी जानकारी और अनुभवों से स्वचालित रूप से सोचकर सचेत रूप से निर्णय लेता है। विचार 3, शरीर की भाषा एक मूक संवाद की तरह हमें अनजाने में दूसरों के व्यवहार और उनकी वास्तविक राय को समझने की अनुमति देती है। यह एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे जाती है और गहरी भावनाओं को व्यक्त करती है। हमारा शरीर हमारे शब्दों की तरह ही अभिव्यंजक है और अक्सर यह उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। शरीर की भाषा के बिना हमें दूसरे इंसानों के इरादों, भावनाओं और विचारों को समझने में मुश्किल होगी। उदाहरण के लिए, हम में से हर एक इंसान संभावित खतरों, दोस्ती और रिश्तों जैसी चीजों का संकेत देने के लिए शरीर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह मानवीय बातचीत का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे लिए एक उपयोगी उपकरण है जो हमें दूसरे लोगों से जुड़ने और समझने में मदद करता है। हमें अपने पूर्वजों से शरीर की भाषा की अवधारणा विरासत में मिली है और ये इंसानों के लिए भी उतनी ही प्राकृतिक और जरूरी है जितना कि दूसरे जीवों के लिए। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने सामाजिक परिवेश में सफलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, हम अपने भाइयों और बहनों के साथ शांति से रहना पसंद करते हैं और शरीर की भाषा से इसी तरह के संकेत देते हैं, जबकि दूसरों के साथ रक्षात्मक स्थिति में रहते हैं। यह सामाजिक व्यवहार जानवरों में भी देखने को मिलता है। इसी तरह अपने से अधिक शक्तिशाली बंदरों के हमलों से बचने के लिए कमजोर बंदर अपने दांत खोल देते हैं, जबकि चिंपांजी मुस्कुराकर यानी दांत दिखाकर यह संकेत देते हैं कि वे दूसरों के लिए खतरा नहीं है। यह बताता है कि कैसे शरीर की भाषा भावनाओं और इरादों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुस्कान भी इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत है और यह नकली नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एक सच्ची मुस्कान में कई मांसपेशियां शामिल होती हैं। मुस्कुराने के लिए हमें मुंह के दोनों तरफ की मांसपेशियों और आंखों के आसपास के हिस्से को स्थानांतरित करने की जरूरत होती है, जो किसी खास उद्देश्य से ही होती है, और इसे हम जानबूझकर इधर उधर नहीं कर सकते। न सिर्फ इससे असली या नकली हंसी का पता चलता है, बल्कि चेहरे के भाव असली हंसी के दौरान अधिक प्राकृतिक और सहज होते हैं। दुनिया भर की जनजातियां डर या नफरत जैसे भावों की पहचान इसी तरह से करती हैं, जो यह दर्शाता है कि भावनाएं व्यक्त करने का यह तरीका सार्वभौमिक है। हालांकि शरीर की भाषा केवल सामाजिक संकेतों को व्यक्त करने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए हम लोगों से अपनी उम्मीदों को संवाद करते हैं और बिना किसी इरादे के उनके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें लोगों से जुड़ने और उन्हें समझने में मदद करता है। विचार 4, हमारी आवाज में थोड़ा सा बदलाव भी दूसरों के सामने हमारे आकर्षण को बढ़ावा देता है और हमारे चरित्र के स्वभाव को दर्शाता है। यह ध्वनि की शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत से लोग विकास की व्याख्या यह कहते हुए करते हैं कि आदमी वर्चस्व और सेक्स चाहते हैं, जबकि औरतें एक वफादार साथी और बच्चे चाहती हैं। हालांकि यह एक सरलीकृत दृष्टिकोण है। यह इस बात को इंगित करता है कि कैसे हमारी जैविक विरासत हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका परिणाम हमारी शरीर की भाषा, विशेष रूप से हमारी आवाज के स्वर और पिच से दिखता है। दरअसल यौन सफलता के लिए आदमी और औरतें
अनजाने में अपनी आवाज को समायोजित करते हैं। एक दिलचस्प सामाजिक घटना है। एक शोध में आदमियों के एक समूह ने एक औरत के साथ डेट के लिए प्रतिस्पर्धा की। परिणामों से पता चला कि जब किसी आदमी से औरत ने बात करना शुरू की तो उसने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली महसूस किया। इस तरह आदमियों ने औरत से और आपस में बात करते हुए अपनी आवाज की पिच को कम और ज्यादा किया, जो सामाजिक पदानुक्रम में आवाज की भूमिका को दर्शाता है। दूसरे परिणाम से पता चला कि औरत को ओव्यूलेशन के दौरान कम पिच वाली आवाजें अच्छी लगती हैं। उस समय औरत की आवाजें भी सुगम हो जाती हैं, जो इस प्रक्रिया के दौरान आदमियों को आकर्षित करती हैं, जो कि एक जैविक संकेत हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि औरत की कम पिच वाली आवाजों की तरफ आदमी अवचेतन रूप से क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका जवाब टेस्टोस्टेरोन प्रणाली से जुड़ा है। टेस्टोस्टेरोन एक यौन हार्मोन है। यह जिस आदमी में ज्यादा होता है उसके बच्चे पैदा करने की संभावना ज्यादा होती है, और ऐसे आदमी आमतौर पर औरत की कम पिच वाली आवाज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और उनसे भी कम पिच वाली आवाज में बात करना पसंद करते हैं। इससे औरतें भी उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन और उच्च पिच वाले आदमियों की तुलना में ज्यादा पसंद करती हैं। यह बताता है कि कैसे हार्मोन हमारे आकर्षण को प्रभावित करते हैं। यह तब पता चला जब एक मनोवैज्ञानिक तंजानिया जंगल के उन आदिवासी समूह से मिले जिनके पास गर्भ निरोधक के कोई तरीके नहीं थे। उन्होंने पाया कि उच्च टेस्टोस्टेरोन वाले आदमियों ने ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। यह दर्शाता है कि औरतें कम आवाज वाले आदमियों का पक्ष क्यों लेती हैं, जो प्रजनन सफलता का एक संकेत है। लोग दूसरों की आवाज के आधार पर भी उनके चरित्र का विश्लेषण करते हैं, जो हमारी धारणाओं में आवाज की भूमिका को उजागर करता है। इस पर शोध करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाक रिकॉर्डिंग ली और उन्हें मिलाया ताकि इसके पीछे के मतलब के बिना आवाज की गुणवत्ता या पिच को सुन सकें। उन्होंने आवाज की गति और पिच को भी समायोजित किया और पाया कि ऊंची आवाजें ज्यादा बेईमान और चिंतित थीं और कम विश्वसनीय थीं। धीमी आवाजें वास्तविक और प्रेरणादायक लगती थीं, लेकिन ज्यादा प्रयासहीन लग रही भी। जबकि ऐसी आवाजें जो कभी तेज और कभी नरम थीं, उन्हें प्रेरित, जानकार और आकर्षित करने वाली माना गया। यह बताता है कि कैसे आवाज की सूक्ष्मताएं हमारे लिए अर्थ व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए एक युवा नेता के रूप में मार्गरेट थैचर अपनी पार्टी को जिताने के लिए जनता के बीच जाकर अपनी भाषण से जनता का साथ हासिल करके पार्टी को ऊपर उठाना चाहती थी, लेकिन उनके साथ के सदस्यों ने उनकी आवाज पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनकी ऊंची आवाज थोड़ी ज्यादा तेज है। उन्होंने अपनी पिच को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत में उनकी नई शक्तिशाली आवाज ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने में मदद की, जो आवाज के प्रभाव का एक शक्तिशाली उदाहरण है। विचार 5, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारा अवचेतन मन हमारी यादों के अंतराल को भर देता है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है और कभी-कभी विकृत या गलत यादें पैदा कर सकता है। हम अपने दिमाग की याददाश्त क्षमता को कितना भी पसंद करें, लेकिन हमारा दिमाग वीडियो कैमरा नहीं है जो हमारे बाद के स्मरण के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हमारे दिमाग के लिए दबाव बनने लगती है और इसलिए हमारा दिमाग यादों को कुछ हद तक संक्षिप्त रूप में संग्रहित करता है। इसलिए दिमाग हर बात को याद रखने की बजाय हमारी यादों को हमारे कई सारे अनुभवों से जोड़ देता है, जिससे वह अनुभव महसूस होते ही उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी याद आने लगती है। महत्वपूर्ण यादों में दोस्त और दुश्मन, शिकार और शिकारी शामिल हैं, कि वे कहां पाए जाते हैं और अपने घर कैसे पहुंचा जाए। यह क्षमता हमें जीवित रहने में मदद करती है, जो हमारे शुरुआती पूर्वजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे एक बार में आसानी से याद करने की काबिलियत हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों से मिली है। शायद आप सोच रहे होंगे कि याद रखने का यह तरीका हमें चीजों को समझने और बेहतर करने में मदद करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी की हर याद को विस्तार से याद रखें तो यह एक बड़ी मुश्किल होगी और हमारे दिमाग के लिए बहुत अधिक जानकारी को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए सोलोमन शेरेशेवस्की नाम का एक आदमी अपनी अद्भुत याददाश्त के लिए प्रसिद्ध था। वह बोले गए शब्दों की सटीक श्रृंखला को याद कर सकता था, लेकिन कई बार उसे याद किए गए वाक्यों का मतलब समझ में नहीं आता था। यह दिखाता है कि स्मृति में अर्थ और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि विस्तृत विवरण। इसलिए उन्होंने याद रखने के साथ ही
उनके मतलब को समझने के लिए वक्ता के बोले गए शब्दों को याद रखने के साथ ही साथ हर एक के कई चेहरे के भावों को देखा। इसीलिए अगली बार उन्हें जाने पहचाने चेहरों से जो बातें सुनी थीं, उनके चेहरे के भावों को याद करके बातों को याद करने और वक्ता को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई, जो यह दर्शाता है कि हमारी यादें कैसे हमारे अनुभवों के संदर्भ में संग्रहित होती हैं। हम आमतौर पर अपने अनुभवों के छोटे छोटे हिस्सों को याद करते हैं और हमारा दिमाग एक साथ कई अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने का प्रयास करता है। एक जैसे अनुभवों को कहानियों से जोड़कर सब कुछ एक साथ रखने में मदद मिलती है। हमारा अवचेतन मन ऐसा ही करता है। ये जिंदगी से जुड़ी अलग अलग यादों और उन पलों की कहानियां बनाता है और उन्हें उस पल से जुड़े किसी अनुभव से जोड़कर दिमाग में स्टोर कर लेता है। इसीलिए दोबारा उस अनुभव को याद करने से ही पूरी कहानी दिमाग में घूमने लगती है, जिससे हमें एक अर्थपूर्ण और सुसंगत याद मिलती है। लेकिन कभी कभी यह हमें गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह शोध से पता चला है कि 25% गवाह एक लाइनअप में से किसी गलत संदिग्ध को चुनते हैं। उनमें से 75% बेकसूर होते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक बलात्कार पीड़िता ने संदिग्धों में से उस आदमी को चुन लिया जिसे वह बलात्कारी मानती थी और उसे इस अपराध के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन असली बलात्कारी लाइनअप में नहीं था। इस मामले की अच्छे से जांच करते हुए डीएनए जांच के दौरान पता चला कि असली बलात्कारी वह नहीं बल्कि दूसरा आदमी था। पीड़िता ने दोनों आदमियों को देखने के बाद भी अवचेतन में बनी उस बलात्कारी की छवि को ठीक से पहचानने की बजाय बलात्कारी के चेहरे को गलत तरीके से याद किया था, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यादों को हम कैसे विकृत कर सकते हैं। विचार 6, हमारी भावनाएं अक्सर हमारे अवचेतन पूर्वाग्रहों और संवेदी डेटा से उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारा सचेत मन उनकी जड़ों को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सकता है, जो उन्हें समझना और उन पर नियंत्रण करना और मुश्किल बनाता है। मानव दिमाग हमारी भावनाओं को समझने में मदद करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। यह विकास की विरासत है। हमारे पूर्वजों की मुख्य प्रेरणा जीवित रहना और प्रजनन करना या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, न कि खुद को समझना। इसलिए उन्होंने इसमें अपना ज्यादा समय नहीं लगाया, जिससे हमारे लिए अपनी भावनाओं को पहचानना और उनसे निपटना और मुश्किल हो गया। यह इस बात को समझाता है कि क्यों हमारी भावनाएं तर्क के खिलाफ काम कर सकती हैं। यह मुश्किल इस तथ्य से आती है कि हमारी भावनाएं हमारे अवचेतन मन से उत्पन्न होती हैं, जो सचेत जागरूकता से बाहर होती हैं। भावनाएं इन तरीकों से काम करती हैं। आसपास का वातावरण हमारी इंद्रियों को डेटा प्रदान करता है, जिसके लिए हमारा अवचेतन मन एक शारीरिक प्रतिक्रिया करता है। यह वह प्रतिक्रिया है जिसे हम भावना के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन क्योंकि वे हमारे अवचेतन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझने और पहचानने में मुश्किल होती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमारा सचेत मन इसके बारे में सोच भी नहीं पाता है। उदाहरण के लिए, एक शोध में एक कंपनी के उत्पाद का विज्ञापन करना था, तो इसके लिए पुरुष और महिला को काम पर रखा गया। शोध में पता चला कि पुरुष की तुलना में जिन पुरुषों को एक आकर्षक महिला ने विज्ञापन किया था, उन्हें बाद में कॉल करने की ज्यादा संभावना थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ी हुई दिल की धड़कन और आसपास की जागरूकता ने मिलकर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा की, जिसने उनके सचेत मन में चुलबुलापन का रूप ले लिया। यह बताता है कि कैसे शारीरिक प्रतिक्रियाएं भावनात्मक अनुभवों को प्रभावित कर सकती हैं। फिर भी हमारी भावनाओं को समझने की यह अक्षमता हमें आत्मविश्वास से यह सोचने से नहीं रोकती है कि हम उन्हें साझा न करें, जो एक विरोधाभास है। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किसी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, तो हम विस्तार से बताने लगते हैं, लेकिन वे अक्सर हमारी अवचेतन भावनाओं के सही संकेत नहीं होते हैं। एक अध्ययन में पुरुष प्रतियोगियों को 2 औरतों की तस्वीरें दी गईं और पूछा गया कि उन्हें कौन सी ज्यादा आकर्षक लग रही है। उन्होंने एक तस्वीर चुन ली। उसके बाद प्रतियोगियों को फिर से वही तस्वीरें दी गईं, लेकिन इस बार चेहरा नीचे कर दिया गया। उन्हें फिर से कार्ड देखने और यह समझाने के लिए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक फोटो को ही क्यों पसंद किया। इस तरह कई अलग अलग औरतों की अलग अलग तस्वीरों के साथ यह अध्ययन चलता रहा। प्रतियोगियों का सीधा जवाब था कि आकर्षक लग रही हैं, लेकिन वह कोई भी अवचेतन में चल रही सही भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, जो यह दर्शाता है कि सचेत मन भावनाओं के असली कारणों को समझने में असमर्थ हो सकता है। पुरुष प्रतियोगियों को नहीं पता था कि तुलना के लिए
शोधकर्ताओं ने तस्वीरों को बदल दिया था, लेकिन अब भी उनके जवाब शुरुआती जवाबों की तरह ही थे। इस तरह हमारी भावनाएं अवचेतन पूर्वाग्रहों और आसपास के वातावरण से मिले संवेदी डेटा से उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारा सचेत मन कई बार इसके कारणों को नहीं समझ पाता। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक एक साथ आते हैं और हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। विचार साध: जब हम अपने पुराने विचारों का बचाव करते हैं तो हम निर्णय लेने में एकतरफा हो जाते हैं। यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है, जो एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। हमारा दिमाग दो विपरीत चरित्रों से मिलकर बना है। हमारे पास हमारा सचेत मन है, जो एक वैज्ञानिक की तरह सोचता है, सबूतों को तौलता है और वस्तुनिष्ठ सत्य की तलाश करता है। यह सोच समझकर और तार्किक रूप से काम करता है। फिर हमारे पास अवचेतन दिमाग है, जो एक वकील की तरह काम करता है। यह पहले फैसला लेता है और फिर उसे सही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, भले ही सबूत विपरीत दिशा में इशारा कर रहे हों। दुर्भाग्य से हमारे लिए हमारा वकील दिमाग दोनों हिस्सों में से ज्यादा मजबूत है। यह हमें उन निष्कर्षों का समर्थन करने की तरफ ले जाता है जो किसी विकल्प की तलाश करने के बजाय हमारे विश्वासों को मजबूत बनाते रहते हैं। साथ ही यह हमें दृष्टिकोण के अनुसार तथ्यों को व्यवस्थित करने और प्रतिकूल सबूतों को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे तर्क और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हम सब ऐसा करते हैं, यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस तरह के पूर्वाग्रहों या पुराने विश्वासों से बचे हुए नहीं हैं। वे भी कभी कभी वकील सचेत या अवचेतन दिमाग से सोचते हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में ये पूर्वाग्रह गहरे बैठे होते हैं। उदाहरण के लिए 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों के एक समूह का मानना था कि ब्रह्मांड बिना किसी शुरुआत या अंत के एक स्थिर अवस्था में मौजूद है, जबकि दूसरे समूह का मानना था कि यह एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ था। जब 1964 में रेडियो खगोलविदों ने बड़े धमाके के सबूत की खोज की और यह साबित हुआ कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई, तो कुछ स्थिर अवस्था के समर्थक 30 साल बाद भी बिना कोई ठोस सबूत होने के बावजूद अपने विश्वासों पर कायम रहे। यह दिखाता है कि कैसे हमारे पुराने विश्वास नए सबूतों के सामने भी मजबूत बने रह सकते हैं। पहले से तय किए गए विचार या स्थितियां इस बात से भी पता चलती हैं कि हम जानकारी को कैसे समझते हैं। यहां तक कि जब अलग अलग लोगों को एक जैसी जानकारी दी जाती है, तब भी उनके पिछले विश्वास प्रभावित करते हैं और वह अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। यह हमारे सोचने के तरीके में पूर्वाग्रहों की भूमिका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विचार 8: हम सभी सोचते हैं कि हम विशेष हैं और यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। यह हमें अपनी क्षमताओं को कम आंकने की ओर ले जाता है, जो कई बार हमें अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। 1959 में 3 मानसिक रूप से बीमार लोगों को एक साथ एक ही कमरे में रखा गया था, जो खुद को जीसस मानते थे। सब यह जानना चाहते थे कि यह उनकी आत्मधारणा को कैसे प्रभावित करेगा। जब उन्हें कुछ दिनों बाद बाहर लाया गया, तो एक ने अपना विश्वास छोड़ दिया और अपने आप को एक सामान्य इंसान की तरह स्वीकार कर लिया। एक ने दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाया, जबकि तीसरा अब भी पूरी तरह से अपने आप को जीसस ही मान रहा था। इस तरह सबूत के बावजूद 3 में से 2 ने अपनी कल्पना को बरकरार रखा। वह अब भी अपने अंदर खुद को जीसस ही मान रहे थे, जो यह दर्शाता है कि कैसे हमारी आत्मधारणा हमारे वास्तविक अनुभवों से अलग हो सकती है। यह एक चरम उदाहरण है, लेकिन यह हमारी मानवीय प्रवृत्ति को दिखाता है कि हम खुद को कैसे विशेष मानते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बताए गए उदाहरण की तरह हम भी अपने आप को अपने तरीके से विशेष दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि दूसरे सम्मान करें। यह अपने आप को एक उदार आत्म छवि में व्यक्त करने की चाहत से होता है। लोग ऐसा अक्सर तब करते हैं जब उनके विचार आम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि एक हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्रों में से 75% छात्रों ने खुद को औसत या औसत से ऊपर की रेटिंग दी, जबकि 25% ने खुद को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला माना। हालांकि उनमें से सिर्फ 5% छात्र ही टॉपर बन पाए थे। इस तरह के खुद के बनाए हुए भ्रम आने वाली जिंदगी में भी बने रहते हैं, जो लोगों को कई बार वास्तविकता से दूर ले जाते हैं और अपने प्रदर्शन के बारे में गलत आकलन करते हैं। इसलिए एक अध्ययन से पता चला कि कॉलेज के 94% प्रोफेसर अपने काम को औसत से ऊपर मानते हैं, जबकि वे औसत पढ़ाते हैं,
जो यह दर्शाता है कि यह पक्षपात हमारे सभी स्तरों पर मौजूद है। दुर्भाग्य से हमारा खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया वास्तविकता से अलग होता है। हमें लगता है कि चीजें वास्तविकता में जैसे हो रही हैं, हम उनसे बेहतर और तेजी से कर सकते हैं, जो हमें समय और लागत का सही अनुमान लगाने में विफल करता है। इस तरह कई जगह उम्मीद से ज्यादा आशावादी होने से परिणामों पर फर्क पड़ता है और हमें अपने क्षमताओं का गलत आकलन करने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर इस वजह से नई इमारतों और बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाएं बजट से ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि योजनाकार जरूरी समय से कम समय में उसे पूरा करने का लक्ष्य बना लेते हैं और काम की जटिलता का सही आकलन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी सामान्य लेखा कार्यालय ने अनुमान लगाया कि खरीदी गई नई सैन्य प्रौद्योगिकी का सिर्फ 1% समय सीमा से पहले वितरित किया गया था, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता था, जो यह दर्शाता है कि हम कितने अधिक आशावादी हो सकते हैं। यह वास्तव में हमारी गलती नहीं है। दरअसल विकास ने हमेशा से ही आत्मविश्वास वाले लोगों का पक्ष लिया और उन्होंने विशेष बनकर सम्मान लेने की मांग की। ये एक प्रजाति के रूप में हमारे अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसके बिना हम एक स्थिर समाज बने रहते, कभी विकास के लिए कोशिश ही नहीं करते और शायद अभी भी पत्थर को औजारों में बदल रहे होते। तो सीख ये है कि अपने आप को विशेष मानकर सीखना बंद न करें, बल्कि अपनी कमियों को पहचानें और उनमें सुधार करें। विचार 9, हमारा अवचेतन मन हमें मिलनसार होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अलगाव के परिणामों में बीमारी, अकेलापन और कम उम्र तक जीवन होने की संभावना शामिल है। इससे पहले कि हम बात कर सकें या चल भी सकें, हम दोस्ती की तरफ आकर्षित होते हैं और दुश्मनी से पीछे हट जाते हैं। यह हमारे सामाजिक स्वभाव का एक बुनियादी पहलू है। बच्चे उन लोगों के चेहरों को छूना पसंद करते हैं जिन्हें वे दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे उन्हें दूर भगाते हैं। यह हमारे सामाजिक अंतर्ज्ञान का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह इस बात का सबूत है कि मिलनसार होना, लोगों के साथ मिलना जुलना और दोस्ती करना हमारे स्वभाव में है, और ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए हमारा दिमाग हार्डवेयर से भरा है। इसमें नियोकॉर्टेक्स नामक बॉडी पार्ट हमारी मदद करता है। नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे नया हिस्सा है जो हमें लोगों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। यह हमें जटिल सामाजिक स्थितियों को समझने और उनमें प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। हम समाज में इन कौशलों का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास वह है जिसे वैज्ञानिक थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं, जो हमें यह समझने की क्षमता देता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। सिर्फ इंसानों के पास यह समझने की अच्छी क्षमता है कि हर कोई जो उनके साथ काम कर रहा है वह कौन है, वे सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हर इंसान एक दूसरे से क्या चाहता है। ये एक जटिल सामाजिक समझ है जो हमारे मस्तिष्क में विकसित हुई है। शोधकर्ताओं से पता चला है कि दिमाग में नियोकॉर्टेक्स अनुपात और प्रजातियों के सामाजिक समूहों के आकार के बीच सीधा संबंध है। इसलिए गोरिल्ला 10 के समूह में एक साथ रहते हैं, मकाक बंदर की प्रजाति 40 के समूह में, और इंसानों का औसत समूह 150 लोगों से मिलकर बनता है। इसमें सिर्फ करीबी दोस्त नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तेदार भी शामिल हैं, और वे लोग भी जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम मिलनसार नहीं रहे या हमें अकेले छोड़ दिया जाए? अलगाव या अकेलेपन से न सिर्फ समाज से अलग होने की परेशान करने वाली भावना होती है, बल्कि शारीरिक रूप से कमजोरी भी महसूस होती है। यह दिखाता है कि सामाजिक अलगाव का हमारे स्वास्थ्य पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शारीरिक दर्द हमें दो तरफा हमले से प्रभावित करता है। यह हमारी इंद्रियों और हमारी भावनाओं दोनों को उथल पुथल करने लगता है, और सामाजिक दर्द भी इसी तरह से महसूस होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग का वह हिस्सा जिससे यह भावनात्मक कारक जुड़ा हुआ है, द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह वही क्षेत्र है जहां सामाजिक दर्द होता है। यह बताता है कि शारीरिक और सामाजिक दर्द के बीच कितना गहरा संबंध है। इसका मतलब यह है कि हम अपने अलगाव या अकेलेपन की भावनाओं को कम करने के लिए दर्द निवारक दवा ले सकते हैं। हालांकि यह एक स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन इसी के साथ यह भी साबित हो चुका है कि सामाजिक अलगाव या अकेलेपन से उच्च रक्तचाप, मोटापा और जीवन की उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। यह दर्शाता है कि सामाजिक संपर्क हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारा अवचेतन दिमाग हमें शारीरिक,
मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, मिलनसार बनने के लिए प्रेरित करता है। विचार 10 बजे। हमारा सामाजिक व्यवहार न केवल हमारी चेतना से बल्कि दिमाग और अवचेतन आदतों के रसायनों से भी निर्धारित होता है। ये जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं हमारे व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक लंबे समय से यह साबित करते आ रहे हैं कि इंसानी रूप में हम बहुत अद्वितीय हैं। कोई दूसरी प्रजाति हमारी तरह मुश्किलों को नहीं समझ सकती जो हमें लगता है कि हमें अलग करती है। फिर भी हम उतनी उल्लेखनीय प्रजाति नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के कई क्षेत्र स्वभाव में पाए जाने वाले एक जैसे सिद्धांतों से चलते हैं। इंसान और जानवर दोनों का व्यवहार दिमाग के रसायनों से चलता है। उदाहरण के लिए, दिमाग में कुछ रसायनों के निकलने से हमें भरोसा करने की शक्ति मिलती है। फिर भी बहुत प्रजातियां और इंसान कभी भरोसा और प्यार करते हैं तो कभी नहीं करते, जो ये दर्शाता है कि यह भावनाएं कितनी जटिल हैं। उदाहरण के लिए, एक मादा भेड़ आमतौर पर कई बार तब अपने बच्चे पर गुस्सा करने लगती है जब वह दूध पीना चाहता है। सिर्फ जब वह जन्म देते समय ही उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जन्म के बाद वह अपने पुराने गुस्से वाले रूप में वापस आ जाती है। यह सब उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक प्रोटीन रसायनों के शुरू और बंद होने के कारण होता है, जिसे महिलाएं बच्चे के जन्म के दौरान भी महसूस करती हैं। यह हार्मोन हमारे सामाजिक बंधनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसान यौन अंतरंगता के दौरान और यहां तक कि गले लगने पर भी ऑक्सीटोसिन पैदा करते हैं। यह एक तरह का खुश हार्मोन है जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। यह सिर्फ रसायन नहीं है जो यह तय करते हैं कि हम कैसे बातचीत करें और सचेत रूप से व्यवहार करें, बल्कि हम भी जानवरों की तरह व्यवहार के अवचेतन पैटर्न का पालन करते हैं, जो हमारे सामाजिक व्यवहार में एक और पहलू जोड़ता है। शोधकर्ता यह पता लगाना चाहते थे कि सामान्य परिस्थितियों में लोग कितने आज्ञाकारी होते हैं। इसके लिए एक पुस्तकालय में एक शोधकर्ता ने लोगों से उनके पास मौजूद फोटोकॉपियर का इस्तेमाल करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि क्या वे उनके सामने रखी टाइपिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ज्यादा बात किए 40% लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जब शोधकर्ता ने दूसरे लोगों को एक कारण देकर मशीन का इस्तेमाल करने को कहा तो मना करने की दर 6% तक गिर गई। यह दर्शाता है कि हम कितने आसानी से प्रभावित हो सकते हैं जब हमें एक तर्क दिया जाता है। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अवचेतन नियमों के एक सेट का पालन करते हैं। जब हमसे सामान्य रूप से कोई बातचीत की जाती है तो हम सामने वाले की बातचीत के अनुसार बात करते हैं, और जब तक कोई कारण न दिया जाए हम सहमत नहीं होते। इस तरह अपनी जिंदगी के पूरे मालिक होने के बजाय हमारा अधिकतम व्यवहार उन कारकों से निर्धारित होता है जिन पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है, जो हमें विनम्रता से सोचने पर मजबूर करता है। विचार 11 बजे। लोग रूढ़िवादिता और लेबल पर भरोसा करते हैं, जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। यह पूर्वाग्रहों और सामाजिक वर्गीकरणों का एक सामान्य उदाहरण है। क्या आपको लगता है कि आप निष्पक्ष और खुले विचारों वाले हैं? हम में से कई लोग इन गुणों पर गर्व करते हैं और मानते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सोच के नीचे कुछ छिपी हुई अस्पष्ट धारणाएं या पहले के बनाए हुए विश्वास होते हैं। ये विचार अवचेतन मन के गहरे स्तर पर मौजूद होते हैं और अक्सर हम इनके बारे में जानते भी नहीं हैं। इन धारणाओं में से एक यह है कि हम किसी के बाहरी रूप के आधार पर उसके चरित्र के बारे में राय कैसे बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि अगर लोग बिना दाढ़ी मूंछ कटवाए और सिकुड़े हुए या गंदे कपड़ों में एक दुकानदार को देखते हैं और दूसरे को टाई और प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो वे उनके अनुसार न्याय करते हैं। यह हमारे सोचने के तरीके में पक्षपात को दर्शाता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं को पता चला कि जिन लोगों ने सिकुड़े हुए या गंदे कपड़े पहने हुए थे, उन्हें लोगों ने इस तरह माना कि उनमें कई कमियां हैं, जबकि जिन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्हें सही तरीके से देखा गया। इस स्थिति में आपने देखा कि कैसे लोग अवचेतन भावनाओं से प्रभावित होकर ऐसा व्यवहार करते हैं। ये तो सिर्फ एक है। इसके अलावा हमारे मन में दबी हुई कई धारणाएं होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे व्यवहार पर गहरा होता है। एक अध्ययन के लिए अमेरिका में इम्प्लिसिट एसोसिएशन ने एक परीक्षण में लोगों को स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाईं और उनसे उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया। इस परीक्षण का एक चौंकाने वाला परिणाम यह था कि 70% लोगों ने काले लोगों को असफलता और गोरे लोगों को सफलता जैसे शब्दों से जोड़ा,
और उस अनुपात में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद को गैर नस्लवादी यानी ब्लैक मानते हैं। यह दर्शाता है कि पूर्वाग्रह हमारे अवचेतन मन में कितने गहराई तक मौजूद होते हैं। इन छिपी हुई धारणाओं का यह अकेला उदाहरण नहीं है। ये धारणाएं वास्तव में हमारे समाज को प्रभावित करती हैं। ये धारणाएं हमें जाने अनजाने में बूढ़े लोगों को लापरवाह या मंदबुद्धि या औरतों को पुरुषों की तुलना में कम सक्षम के रूप में लेबल करने के लिए प्रेरित करती हैं। मीडिया और संस्कृति इस तरह की धारणा को फैलाने में मदद करते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। यह घटना समाज में इतनी प्रभावी ढंग से चल रही है कि इससे बचने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। इसके लिए उन धारणाओं की पहचान करना पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं। हम उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताकर इन निर्णयों या धारणाओं से बचने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें हम लेबल करते हैं, क्योंकि साथ रहने से उनके बारे में समझने और साथ मिलकर काम करने की भावना आती है, जिससे लेबलिंग को बदलने में मदद मिलती है। अंतिम सीख यही है कि हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे प्रबंधित करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचान सकें और उन्हें कम करने के लिए प्रयास कर सकें। विचार 12 बजे। समूह के साथ पहचान करने की आदत समूह के सदस्यों के पक्ष में और गैर सदस्यों के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। यह एक सामान्य सामाजिक प्रवृत्ति है जो हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हम सभी के पास ऐसे समूह होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और यह हमारी सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समूह लिंग, राष्ट्रीयता, राजनीति और धार्मिक विश्वास जैसे समूह हो सकते हैं और वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपनी पहचान को उस स्थिति के आधार पर बदलते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। यह हमारी सामाजिक पहचान की लचीलाता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क के रहने वालों को अधिक धन और नस्ल जैसे कारकों से एक अलग समूह में बांटा गया था, जिससे लोग एक दूसरे से बंटे हुए थे। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो लोगों ने इन पहचानों को पिघलते देखा और मिलकर मजबूत बनने के लिए सभी ने खुद को न्यूयॉर्कर के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो यह दर्शाता है कि संकट कैसे लोगों को एक साथ ला सकता है। अपने समूह के लोगों के साथ हमारे विचार बहुत मेल खाते हैं, इसलिए हम अक्सर दूसरे समूह की तुलना में उस समूह के सदस्यों की राय से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं और आसानी से सहमत हो जाते हैं, जो सामाजिक एकजुटता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टरों और हेयर ड्रेसर जैसे पेशेवरों के एक शोध में पाया गया कि वे सभी अपने पेशे के लोगों को उनकी पसंद और विविधता के लिए दूसरे पेशों की तुलना में ऊंचा दर्जा देते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे हम अपने समूह को दूसरों से बेहतर मानते हैं। समूह के लिए हमारा लगाव हमें दूसरे समूहों के सदस्यों से श्रेष्ठ या बेहतर महसूस करने के लिए भी प्रेरित करता है, जो कभी कभी भेदभाव और पूर्वाग्रह की ओर ले जा सकता है। एक शोध में वासिली कैंडिंस्की और पॉल क्ली नाम के 2 ऐसे कलाकारों को लाइव प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। एक को सबसे अच्छा और दूसरे को औसत प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। सामान्य तौर पर तो सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले को सभी दर्शकों द्वारा पसंद किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे गायक के दर्शकों ने उनके औसत प्रदर्शन पर भी उनका ही साथ दिया, उन्हें ही पसंद किया। इस उदाहरण से पता चलता है कि एक समूह का हिस्सा होने से हमें मनोवैज्ञानिक आराम मिलता है और हम उन लोगों के लिए धारणा दिखाते हैं जो समूह के सदस्य नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समूह पूरी तरह से सही है या नहीं। हम हमेशा जाने अनजाने में दूसरों की तुलना में अपने समूह का ही पक्ष लेते हैं। विचार 13। हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं। हम जीवन में अपने चुने जाने वाले विकल्पों को आधार बनाते हैं, जो कई बार तर्क से परे होते हैं। हमारी खरीदारी और राजनीतिक विकल्प कई बार उन कारणों से प्रभावित होते हैं जिनके बारे में हम सचेत रूप से नहीं जानते हैं, जो यह दर्शाता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे दैनिक जीवन में कितना अधिक प्रभावशाली है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंपनी के नाम का उच्चारण उसके शेयरों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, लेकिन वास्तव में वे करते हैं। जिन कंपनियों के नाम का उच्चारण करना मुश्किल होता है, उनके विफल होने की संभावना उन कंपनियों की तुलना में ज्यादा होती है जिनके नाम का उच्चारण करना आसान होता है। यह एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि कैसे हमारी भाषा और अवधारणाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। हमारी कई खरीदारी इस तरह के छोटे कारणों के आधार पर की जाती है।
जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति का एक और उदाहरण है। यह ऐसे कारण हैं जिनके बारे में हम कई बार अनजान होते हैं और जो हमें अपने दैनिक जीवन के फैसले लेने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग में क्लब में पृष्ठभूमि संगीत ने ग्राहकों को अलग अलग देश की शराब खरीदने के लिए प्रभावित किया। जब मंच पर फ्रेंच गाना बजाया गया तो ज्यादातर लोगों ने फ्रेंच शराब खरीदी, और जब जर्मन गाना बजाया गया तो ज्यादा जर्मन शराब खरीदी गई। जब पूछा गया तो ग्राहकों ने यह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अवचेतन रूप से वे उससे प्रभावित हुए थे। यह दर्शाता है कि कैसे हमारा माहौल हमारे व्यवहार को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ हमारी खरीदारी की आदतों में ही नहीं है, यहां तक कि हम राजनीतिक पदों पर राजनीतिक दलों को चुनना उनकी नीतियों के बजाय इस आधार पर करते हैं कि उनके मुख्य नेता कैसे दिखाई देते हैं और उनकी छवि से प्रभावित होते हैं। ये एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे भावनात्मक अपील तर्क से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। इसका एक उदाहरण, चुनाव के परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल प्रसिद्ध और लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले इंसान को अपनी पार्टी के नेता के रूप में उतारते हैं, जो लोकप्रियता की शक्ति को उजागर करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारा अवचेतन मन हर समय क्या करता है। उदाहरण के लिए, खतरे से बचने के लिए, भोजन ढूंढने या शक्तिशाली बनने के लिए यह हमेशा कुछ करता रहता है, और यह सब हमारी सचेत जागरूकता के बाहर होता है। यह इसी तरह से काम करने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम इसे समझ नहीं सकते, बल्कि इसके जरिए हम अपने साथ होने वाली घटनाओं को सटीकता के साथ याद करने में सफल रहते हैं और उनसे अर्थ निकालने में मदद मिलती है। इसकी बनाई हुई धारणा से हम एक विशिष्ट समूह में रहना सहज मानते हैं, जो हमारे सामाजिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताब से हमने कुछ व्यावहारिक जीवन विचार समझे, जैसे अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए शरीर की भाषा का इस्तेमाल करें। अगर आप बात करते समय किसी की आंखों को देखते हैं, उसे सुनते समय उनकी आंखों और चेहरे के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, तो आप अपना प्रभाव डालने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह सुनने और ध्यान देने का संकेत देता है। यह अवचेतन रूप से शक्ति की मानसिकता को दर्शाता है, जिससे सामने वाले को अवचेतन रूप से आपकी शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए दूसरों से आंख मिलाकर बात करें और उनके साथ एक ईमानदार और खुले संवाद की भावना पैदा करें। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अपने शरीर और दिमाग को शांत करें। यदि हम काम पर जाने में देर हो जाती है, तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे हमारा सचेत मन काम के बारे में कुछ ऐसे फैसले लेने लगता है जिसके बारे में हम आम तौर पर अनजान होते हैं, और इससे तर्कहीन निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ हाल ही में होने वाली घटनाएं और शारीरिक गतिविधियां वर्तमान में हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए जब हम किसी घटना से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, तो अवचेतन रूप से अपने आप को कम आकर्षक मानने लगते हैं। भले ही हम झूठी मुस्कान से अपनी खुशी को व्यक्त करने की कोशिश करें, लेकिन झूठी मुस्कान दूसरों का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि लोग हमारी ईमानदारी और वास्तविक भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसलिए शांत होकर महत्वपूर्ण फैसले लें और अपने भावनाओं को पूरी तरह से समझें। गुणवत्ता के आधार पर सामान खरीदें, आसपास के माहौल से प्रभावित होकर नहीं। क्लब में शराब से जुड़े गाने बजते समय ज्यादातर लोग वाइन पीना पसंद करते हैं, जबकि जब गाना न बज रहा हो तो फूलों वाला प्रीपेड मेनू लोगों को खाना खाने के लिए प्रेरित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे हमारे आसपास का माहौल हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हम आकर्षक पैकेजिंग से प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर भी अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद होंगे, लेकिन कई बार वास्तविकता में सामान आकर्षक पैकेजिंग की तुलना में बेहतर नहीं होता है। इसलिए सचेत उपभोक्ता बनने और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इस ऑडियो बुक में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने लियोनार्ड म्लोडिनोव की सबलिमिनल के विचारों पर गहराई से बात की और जाना कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपको कुछ नए दृष्टिकोण दिए होंगे और आपको अपने फैसले लेने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन 13 विचारों में से आपको सबसे दिलचस्प कौन सा लगा और क्यों।
क्या आपके पास कोई अनुभव है जो अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाता हो? हमें कमेंट में बताएं। आप किस विषय पर अगले वीडियो में सुनना चाहते हैं? कृपया हमें बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प ऑडियो बुक के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए।